नमस्कार, मेरा नाम एगॉन चोलाकिन है। जैसे ही वर्ष 2024 समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, मैं इसे अपना कर्तव्य समझता हूं कि 2025 में अपेक्षित जलवायु और भूगतिकीय प्रवृत्तियों का संक्षिप्त विश्लेषण और एक ठोस दृष्टिकोण प्रस्तुत करूं। उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आने वाले वर्ष में जलवायु आपदाओं की तीव्रता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। साथ ही भूगतिकीय घटनाओं की आवृत्ति और गंभीरता में भी वृद्धि होगी। आइए वर्तमान स्थिति से शुरुआत करें। 2024 में हमने प्राकृतिक घटनाओं की तीव्रता में अभूतपूर्व वृद्धि देखी। पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 7% की वृद्धि। यह वृद्धि न केवल इन आपदाओं की बढ़ती आवृत्ति में, बल्कि उनकी बढ़ती तीव्रता में भी स्पष्ट है, जो पृथ्वी की ग्रह प्रणाली में बढ़ते परिवर्तनों का संकेत देती है। हालांकि आने वाले वर्ष में जो हमें देखने को मिलेगा, वह बेहद चिंताजनक है। हमारे गणनाओं और गणितीय मॉडलिंग के अनुसार 2025 में हम 2024 की तुलना में प्राकृतिक घटनाओं की तीव्रता में 12 से 15% की वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं। मैं इन आंकड़ों के महत्व पर विशेष जोर देता हूं। ये हमारे आधुनिक अवलोकन इतिहास में अभूतपूर्व है। विशेष चिंता का विषय यह है कि हम केवल एक रेखीय वृद्धि नहीं देख रहे हैं, बल्कि इस गिरावट का एक प्रगतिशील, घातीय त्वरण देख रहे हैं। सामूहिक मानवीय प्रयास के बिना इस प्रवृत्ति में किसी प्रकार की मंदी या कमी की उम्मीद करने का कोई आधार नहीं है। महासागरों की स्थिति इस वर्ष और भी अधिक खराब हो गई है। इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दुनिया की महासागरीय प्रणालियों में ऊर्जा संचय ने एक और ऊंची सीमा पार कर ली है, जो इस सर्दी में भारी हिमपात, रिकॉर्ड तोड़ने वाले निम्न तापमान और अन्य असामान्यताओं के रूप में अनिवार्य रूप से प्रकट होगी। आने वाले वर्ष में हम नए जलवायु और प्राकृतिक घटनाओं के उभरने की संभावना रखते हैं, जिनमें से कई हमारी आदत में शामिल घटनाओं से काफी भिन्न होंगी। हमें अत्यधिक मौसम की घटनाओं की अधिक बार घटनाओं, प्राकृतिक आपदाओं के नए संयोजनों और उन प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ सकता है जो पहले देखे गए मापदंडों से परे हैं। इसी प्रकार गल्फ स्ट्रीम प्रणाली की स्थिति, जो वैश्विक जलवायु तंत्र के प्रमुख तत्वों में से एक है, विशेष चिंता का विषय है। यह धीमी होती जा रही है और इसके अचानक रुकने का जोखिम बढ़ रहा है। ऐसी मंदी वैश्विक जल विनिमय प्रणाली में गहन परिवर्तन लाती है। जब वायुमंडलीय और महासागरीय परस्पर क्रियाएं बाधित होती हैं, तो उनका असंतुलन अधिक स्पष्ट हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप तूफानों की तीव्रता, व्यापक सूखा, बदलते पवन मार्ग और गंभीर तापमान विसंगतियां बढ़ जाती हैं। ये बदलाव वैश्विक स्तर पर गंभीर जलवायु और सामाजिक परिणामों को खतरे में डालते हैं। माननीय सहकर्मियों, आज मैं आपका ध्यान एक मौलिक गलतफहमी की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जो वर्तमान जलवायु परिवर्तन के संबंध में वैज्ञानिक समुदाय में बनी हुई है। अब तक चर्चा केवल कृषि क्षेत्र को प्रभावित करने वाले जलवायु कारकों के लिए नए मॉडल खोजने पर केंद्रित रही है। मैं जोर देकर कहना चाहता हूं, सरल समाधान न खोजें। हम केवल मौसमी बदलावों का सामना नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरे जलवायु प्रणाली में गहरे परिवर्तन हो रहे हैं। मानवता को लंबे समय से अपने वैज्ञानिक प्रतिमानों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता रही है। दुर्भाग्यवश हमारा ध्यान अक्सर परिणामों पर केंद्रित रहता है, और इस प्रकार जलवायु आपदाओं के अनुकूलन पर, बजाय इसके कि हम इन परिवर्तनों के मूल कारणों का विश्लेषण करें। इन सतत परिवर्तनों के मूलभूत कारणों को पूरी तरह समझने के लिए यह मानना आवश्यक है कि हमारे ग्रह के जलवायु मॉडल की नींव सबसे पहले भूगतिकीय प्रक्रियाओं द्वारा निर्धारित होती है। मुझे चिकित्सा से एक उपमा लेने दें। जो वायुमंडलीय घटनाएं हम देखते हैं, वे केवल परिणाम हैं
सतही लक्षण हैं, न कि हमारे ग्रह की समस्या का मूल कारण। जैसे लक्षण किसी बीमारी के कारण को निर्धारित नहीं करते, वैसे ही वायुमंडलीय घटनाएं भूगतिकीय प्रक्रियाओं को प्रभावित नहीं कर सकती। हम लक्षणों का इलाज करने की कोशिश करते हैं, यह आशा करते हुए कि हमारी पृथ्वी की स्वनियमन क्षमता, जो पहले देखी गई थी, फिर से सक्रिय हो जाएगी। लेकिन स्थिति अब काफी बदल चुकी है। लाखों वर्षों तक हमारे ग्रह में एक अद्वितीय स्वनियमन क्षमता थी, एक प्रकार की प्राकृतिक प्रतिरक्षा। इस प्रणाली की प्रमुख नियमों में से एक विश्व का महासागर है। इसका तापीय नियामक के रूप में कार्य करना, पृथ्वी के आंतरिक हिस्से से अतिरिक्त गर्मी को चैनलाइज करना और ग्रह की आंतरिक प्रक्रियाओं को स्थिर करना शामिल करता है। इस तंत्र ने प्राकृतिक आपदा चक्रों के दौरान विनाशकारी बदलावों को रोकने में मदद की, जो हर बार 12,000 वर्षों में और भी अधिक तीव्रता से हर 24,000 वर्षों में होते थे। हालांकि परिस्थितियां अब बदल गई हैं। महासागर में मानव जनित प्रदूषण, विशेष रूप से माइक्रो और नैनो प्लास्टिक द्वारा इसकी गर्मी को स्थानांतरित और पुनर्वितरित करने की क्षमता को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है। परिणाम स्वरूप वैश्विक महासागर और पृथ्वी की आंतरिक परतों में थर्मल ऊर्जा अभूतपूर्व दर से जमा हो रही है। यह अतिरिक्त गर्मी एक शक्तिशाली उत्प्रेरक बन सकती है, जो भूगतिकीय प्रक्रियाओं जैसे ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंपों को शुरू और तीव्र कर सकती है। विशेष चिंता का विषय है मेंटल के भीतर गहराई पर होने वाले भूकंपों की बढ़ती संख्या। ये भूकंप 300 किलोमीटर 166 मील से अधिक गहराई पर होते हैं। ये मूल रूप से विशाल आंतर मेंटल विस्फोट हैं, जो बड़ी मात्रा में ऊर्जा, जिसमें गर्मी भी शामिल है, को मुक्त करते हैं। न केवल इन घटनाओं की आवृत्ति बढ़ रही है, बल्कि इनकी तीव्रता भी बढ़ रही है। औसतन 4 से अधिक तीव्रता वाले 15 से अधिक गहरे भूकंप प्रतिदिन होते हैं। और भी चिंताजनक बात यह है कि ये प्रक्रियाएं आत्मसुदृढ़ हैं। प्रत्येक नई घटना ऐसी स्थितियां पैदा करती है जो आगे और आंतर मेंटल विस्फोटों को जन्म देती हैं, जिससे पूरे सिस्टम की अस्थिरता तेजी से बढ़ती है। हमारा गणितीय मॉडल इस प्रवृत्ति की पुष्टि करता है। ये प्रक्रियाएं एक श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू करती हैं। मैग्मा का बढ़ता तापमान और पृथ्वी की पपड़ी पर बढ़ता दबाव ज्वालामुखीय गतिविधियों को तेज करता है और सुपर वोल्केनो कैल्डेराओं को अस्थिर करता है। और भी महत्वपूर्ण यह है कि चक्रीय प्रक्रियाएं न केवल जलवायु प्रणाली को प्रभावित करती हैं, बल्कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और गुरुत्वाकर्षण परस्पर क्रियाओं को भी प्रभावित करती हैं, जिससे सूक्ष्म स्तर पर बदलाव होते हैं। ये मामूली सूक्ष्म स्तरीय उतार चढ़ाव वायुमंडल पर व्यापक प्रभाव डालते हैं। भूकंपीय गतिविधि लगातार बढ़ रही है और गहराई वाले भूकंपों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। यदि कोई यह मानता है कि यह वृद्धि केवल अधिक सेंसर लगाने के कारण है, तो वह गलत है। यह घटना सेंसर नेटवर्क के विस्तार या उनकी संवेदनशीलता में सुधार के बावजूद हो रही है। इसके अलावा सार्वजनिक रूप से भूकंपीय डेटा तक पहुंच लगातार घट रही है। फिर भी जो डेटा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है, वह भूकंपों की तीव्रता और आवृत्ति में अभूतपूर्व वृद्धि को दर्शाता है। इस बीच पृथ्वी के मेंटल के भीतर प्राकृतिक डिगैसिंग की प्रक्रिया, जिसका प्रमाण ज्वालामुखीय गतिविधि से मिलता है, लगातार तीव्र हो रही है। इस तरह पृथ्वी के गहरे भाग में जमा हो रहा दबाव केवल ज्वालामुखी विस्फोटों के माध्यम से थोड़ा ही कम होता है। इन प्रक्रियाओं की समग्र गतिशीलता के संबंध में मैं यह कह सकता हूं, विभिन्न आपदाओं की वृद्धि की एक विशिष्ट विशेषता उनकी श्रृंखलाबद्ध प्रकृति बनी रहती है। बढ़ी हुई गतिविधि की अवधि सापेक्ष शांति के चरणों का मार्ग प्रशस्त करती है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक नए चक्र के साथ इन शांत चरणों की अवधि कम हो जाती है, जबकि अगले चरणों में गतिविधि की तीव्रता और आवृत्ति बढ़ जाती है। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक पुनरावृत्ति के साथ प्रक्रिया अधिक शक्तिशाली होती जाती है और शांति या गतिविधि में कमी के चरण और छोटे हो जाते हैं। हमारा गणितीय मॉडल इस पैटर्न की सटीक पुष्टि करता है और आने वाले वर्ष के लिए दृष्टिकोण कोई सांत्वना नहीं देता। कोई पूछ सकता है, आपको क्या अपेक्षा करनी चाहिए?
दुर्भाग्य से उत्तर स्पष्ट है, कुछ भी आशाजनक नहीं। हम पहले से ही एक नई वास्तविकता में प्रवेश कर रहे हैं, जिसके अनुकूल होना दिन ब दिन कठिन होता जा रहा है। फिर भी प्राथमिक कारणों की जांच करने और समाधान निकालने पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय हम उन प्रयासों में लगे रहते हैं जिनका हमारी सभ्यता के अस्तित्व के लिए वास्तव में आवश्यक उपायों से कोई संबंध नहीं है। यह मानवता की सामूहिक अदूरदर्शिता का एक गहरा चिंताजनक प्रमाण है। दुर्भाग्यवश यही वस्तुनिष्ठ सत्य है। अब मैं अधिक विस्तृत भूस्थानिक दृष्टिकोण पर चर्चा करना चाहूंगा। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका तीव्र होती आपदाओं के परिणामों से बच नहीं सकेगा। यह अपरिहार्य है। उत्तर अमेरिकी महाद्वीप पर आपदाओं की वृद्धि जारी रहेगी। स्पष्ट रूप से इस समय मैं येलोस्टोन सुपर वोल्केनो क्षेत्र में तात्कालिक संकट नहीं देखता। फिर भी ऐसे तत्वों को हल्के में नहीं लेना चाहिए और मुझे कोई गारंटी देना जल्दबाजी होगी। हम भूभौतिकीय मापदंडों में कुछ बदलाव दर्ज कर रहे हैं और उनके बढ़ने की संभावना है। फिर भी भूगतिकीय जोखिम का मुख्य केंद्र अब दूसरे महाद्वीप की ओर बढ़ रहा है, जहां प्रतिकूल प्रक्रियाओं की गतिशीलता का जोखिम वर्तमान में अधिक है। चीन के क्षेत्र पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हमारे अनुमानों के अनुसार आने वाले जलवायु परिवर्तन इस क्षेत्र की औद्योगिक अवसंरचना और उत्पादन क्षमताओं पर अभूतपूर्व प्रभाव डालेंगे। ये प्रक्रियाएं अनिवार्य हैं। यह केवल एक देश के लिए चुनौती नहीं है। यह वैश्विक परिवर्तनों के एक नए युग की शुरुआत है, जिसके प्रभाव दुर्भाग्यवश हम सभी पर महसूस किए जाएंगे। मैं आपका विशेष ध्यान अरब प्रायद्वीप पर उभरती स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। बाढ़ और तूफानी हवाएं पहले से ही इस क्षेत्र की अवसंरचना पर काफी दबाव डाल रही हैं। वर्तमान में हम जिन जलवायु विसंगतियों और तीव्र होती वायुमंडलीय घटनाओं को देख रहे हैं, उनके अलावा हमारे अनुमानों से संकेत मिलता है कि अरब प्रायद्वीप में भूकंपीय गतिविधि की तीव्रता में वृद्धि होने वाली है। पिछले वर्ष के दौरान इस क्षेत्र में 3.0 या उससे अधिक तीव्रता वाले भूकंपों की संख्या दोगुनी हो गई है, जिसका अर्थ है कि इस क्षेत्र में शक्तिशाली भूकंपों का प्रकट होना केवल समय की बात है। जैसे ही इस क्षेत्र में उच्च तीव्रता वाली भूकंपीय गतिविधि की तीव्र वृद्धि शुरू होती है, इसके परिणाम अत्यंत गंभीर हो सकते हैं। अरब प्रायद्वीप पर भविष्य में होने वाले भूगतिकीय परिवर्तनों को टाला नहीं जा सकता और वैज्ञानिक समुदाय तथा जनता को चेतावनी देना हमारा पेशेवर दायित्व है। मुझे यह कहना होगा कि मुझे दुबई के लिए वास्तव में दुख होता है। यह एक भव्य शहर है, लेकिन इसका भविष्य पहले से ही निर्धारित है। आज मैं आपका ध्यान भूमध्य सागरीय क्षेत्र, विशेष रूप से इटली में उभर रही अत्यंत खतरनाक स्थिति की ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं। जबकि कई लोग येलोस्टोन पर नजरें टिकाए हुए हैं, जो वर्तमान पूर्वानुमानों के अनुसार आने वाले वर्ष के लिए कोई गंभीर संकेत नहीं दिखा रहा है, इतालवी सुपर वोल्केनो कैंपी फ्लेग्रे की स्थिति कहीं अधिक चिंताजनक दिख रही है। ये ज्वालामुखीय परिसर भूकंपीय गतिविधि में असाधारण रूप से तेज वृद्धि के संकेत दे रहा है और वर्ष 2024 इस संदर्भ में विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा है। कृपया नेपल्स स्थित वेसुवियस वेधशाला के नवंबर 2024 कैंपी फ्लेग्रे बुलेटिन से लिए गए ग्राफ पर ध्यान दें। ये ग्राफ 2005 से कैंपी फ्लेग्रे में प्रमुख भूकंपीय मापदंडों के रुझानों को दर्शाते हैं। पिछले 12 महीनों में इस क्षेत्र में 6,547 भूकंप दर्ज किए गए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 8% की वृद्धि दर्शाते हैं। इन भूकंपों में से अधिकांश 3 किलोमीटर यानी 1.9 मील की गहराई तक हुए, जबकि अधिकतम गहराई लगभग 4 से 5 किलोमीटर यानी 2 से 2.5 मील तक दर्ज की गई।
ये उथले भूकंप विशेष रूप से चिंताजनक हैं, क्योंकि उनकी सीमित गहराई मैग्मा जलाशयों में बढ़ते दबाव का संकेत देती है। इसके अलावा ऐसी घटनाएं बड़े भूकंपों, ज्वालामुखीय विस्फोटों या प्रमुख भ्रंश टूटने की पूर्व सूचना हो सकती है, क्योंकि उथली भूकंपीय गतिविधि अक्सर सतह के पास चट्टानी परतों की अस्थिरता को दर्शाती है। 2019 से इस क्षेत्र में 3.0 या उससे अधिक तीव्रता वाले भूकंपों की आवृत्ति में वृद्धि देखी गई है, जो गतिविधि के बढ़ने की पुष्टि करता है। इसके अतिरिक्त 2019 से 2024 तक भूकंपों द्वारा विमोचित कुल ऊर्जा पहले ही 1983 में दर्ज सबसे बड़े ब्रेडिसिज्म की ऊर्जा को पार कर चुकी है। ब्रेडिसिज्म पृथ्वी की पपड़ी की ऊर्ध्वाधर गति को कहते हैं। 2007 से पोज़्जुओली रियो ने टेरा के पास अधिकतम विकृति क्षेत्र में भूमि के उभरने की दर के डेटा पुष्टि करते हैं कि इस क्षेत्र में उभार की प्रक्रिया जारी है, जो स्पष्ट रूप से मैग्मा के घुसपैठ से संबंधित है। कैंपी फ्लैग्री में हम अन्य थर्मल और भू रासायनिक मापदंडों में भी लगातार वृद्धि देख रहे हैं। ये प्रक्रियाएं कैंपी फ्लैग्री प्रणाली के भीतर ऊर्जा संचय का संकेत देती हैं। इटली को गंभीर परिणामों के लिए तैयार रहना चाहिए और बाकी दुनिया को निश्चित रूप से लापरवाह नहीं होना चाहिए। आइए ईमानदार रहें। जिन घटनाओं का हम वर्णन कर रहे हैं वे अनिवार्य हैं। हमें उनका सामना घबराहट के साथ नहीं, बल्कि प्रकृति के नियमों और हमारे सामने की वास्तविकता की दार्शनिक समझ के साथ करना चाहिए। यही कारण है कि वैश्विक डेटा का विश्लेषण करते समय मैं इस बात पर जोर देता हूं कि इटली को संभावित घटनाओं के लिए अपनी तैयारी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अब मुझे यह अपना कर्तव्य लगता है कि उन अवलोकनों को साझा करूं जो सबसे अधिक चिंता उत्पन्न करते हैं, विशेष रूप से पूर्वी साइबेरियाई प्लेटफॉर्म क्षेत्र में चल रही भूगतिक प्रक्रियाएं। दुर्भाग्यवश एक व्यक्ति की कार्रवाई के कारण हमारे पास सीमित जानकारी है और हमें मुख्य रूप से साइबेरिया में हो रही घटनाओं के अप्रत्यक्ष संकेतकों पर निर्भर रहना पड़ता है। फिर भी जो डेटा हमारे पास है वह यह संकेत देता है कि पूर्वी साइबेरियाई प्लेटफॉर्म पर नीचे से बढ़ते हुए विशाल मैग्मा प्लूम के कारण दबाव में स्थिर वृद्धि हो रही है। सीमांत विकृतियों और उभरती भूगतिक प्रक्रियाओं को देखते हुए हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि प्लेटफॉर्म पर प्लूम का दबाव व्यापक और महत्वपूर्ण है। प्लेटफॉर्म का उठाव पहले ही शुरू हो चुका है। यह निस्संदेह एक गहन रूप से त्रासद प्रवृत्ति है। हालांकि इस घटना का एक अन्य पहलू भी है जो ध्यान देने योग्य है। साइबेरियाई प्लूम की वर्तमान गतिविधि वैश्विक भूगतिक प्रणाली के भीतर एक प्रकार के सुरक्षा वाल्व के रूप में कार्य कर सकती है। हमारा शोध दर्शाता है कि मेटल तनावों के चल रहे पुनर्वितरण से अन्य सुपर वोल्केनिक प्रणालियों के मैग्मा भंडारों में दबाव में हल्की कमी हो रही है। अब हम प्लेटफॉर्म उठाव के तंत्र को अलग से समझते हैं। पारंपरिक मॉडलों के अनुसार जब मेटल प्लूम ऊपर उठते हैं और अधोस्थितिज लिथोस्फीयर को गर्म करते हैं तो वे मैग्मा के फूटने से पहले सतह पर लगभग 2 किलोमीटर, लगभग 1.2 मील तक का महत्वपूर्ण उठाव उत्पन्न करते हैं। हालांकि साइबेरियाई ट्रैप्स के क्षेत्र में ऐसे नाटकीय उठाव के कोई भूवैज्ञानिक संकेत नहीं मिले, जो 250 मिलियन वर्ष पहले एक मैग्मा प्लूम के घुसपैठ के परिणाम स्वरूप बने थे। 2011 में नेचर में रूसी, जर्मन और फ्रांसीसी संस्थानों के भूवैज्ञानिक सोबोलेव और उनके सहयोगियों द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन ने मेटल प्लूम गतिकी की हमारी समझ में एक मौलिक बदलाव प्रस्तुत किया। साइबेरियाई ट्रैप्स की मैग्मेटिक चट्टानों के उनके अध्ययन के आधार पर उन्होंने स्थापित किया कि प्लूम बुलबुले की तरह ऊपर उठने के बजाय धीरे धीरे अधोस्थितिज को नीचे से क्षीण करता है। जब पिघले हुए प्लूम पदार्थ और ऊपरी मेटल चट्टानों के बीच संपर्क क्षेत्र पर क्षरण 50 किलोमीटर, लगभग 31 मील की गहराई तक पहुंच गया तो सतह पर बड़े पैमाने पर लावा प्रवाह और विस्फोट शुरू हो गए। प्लूम की वर्तमान गतिविधि संभवतः इसी तंत्र का पालन कर रही है। इसलिए हमें प्लूम की घुसपैठ के प्रारंभिक सिर पर केवल एक क्षेत्र में महत्वपूर्ण उठाव की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। फिर भी इससे पूरे पूर्वी साइबेरियाई
प्लेटफॉर्म के व्यापक क्षेत्रीय उठाव की संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के सूक्ष्म स्तरीय उठाव से अंततः एक बड़े पैमाने पर आपदा हो सकती है। भूवैज्ञानिक डेटा संकेत देते हैं कि लगभग 250 मिलियन वर्ष पहले पर्मियन और ट्रायसिक काल की सीमा पर साइबेरिया में एक मैग्मा प्लूम के घुसपैठ ने पृथ्वी के इतिहास में सबसे बड़े जन विलुप्ति घटना को जन्म दिया। संभावित खतरे की सीमा को समझने के लिए मैं एक तुलना प्रस्तुत करूंगा। इस क्षेत्र में संभावित मैग्मा विस्फोट के परिणाम येलोस्टोन और कैंपी फ्लेगरी में कल्पित विस्फोटों के संयुक्त प्रभाव से 1000 गुना अधिक हो सकते हैं। कोई भी भौतिक विशेषज्ञ इन देखी गई प्रक्रियाओं की गंभीरता की पुष्टि करेगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम एक बड़े पैमाने पर भूवैज्ञानिक घटना, एक विशाल मैग्मा प्लूम के घुसपैठ के विकास के एक शास्त्रीय परिदृश्य का साक्षात्कार कर रहे हैं। यदि मानवता साइबेरिया में ज्वालामुखीय इंजीनियरिंग से संबंधित उपाय नहीं करती है, तो केवल 2 संभावित परिदृश्य हो सकते हैं। पहला, साइबेरियाई प्लूम का अचानक फूटना और मानव जाति का त्वरित विलुप्त होना। दूसरा, सतह पर धीरे धीरे लावा का उभरना, जैसा कि 250 मिलियन वर्ष पहले हुआ था, जिससे पूरे महाद्वीप की आबादी के लिए धीमी और कष्टदायक समाप्ति होगी। मूल प्रश्न यह नहीं है कि इनमें से कोई परिदृश्य होगा या नहीं, बल्कि यह है कि इसका पैमाना क्या होगा। क्या इसके परिणाम केवल एक महाद्वीप तक सीमित रहेंगे या यह पूरी मानवता को प्रभावित करेंगे? हम पूर्वी साइबेरियाई प्लेटफॉर्म के साथ एक बहुत ही अस्पष्ट स्थिति में हैं। एक ओर हमारे गणना से पता चलता है कि इस क्षेत्र का लिथोस्फेरिक ब्लॉक असाधारण शक्ति और विकृति प्रतिरोध का एक महत्वपूर्ण भंडार रखता है। ये विशेषताएं कुछ आशा प्रदान करती हैं कि आने वाले वर्ष में यह प्लेटफॉर्म प्लूम के आक्रमण को सहन कर सकेगा। हालांकि पिछले 1.5 साल से इस क्षेत्र में भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं की गतिशीलता पर हमारे पास सटीक डेटा नहीं है, जो घटनाओं के पूर्वानुमान की हमारी क्षमता को बहुत जटिल बनाता है। साथ ही हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मैरियाना ट्रेंच में 1 फुट के जोखिम, जिस पर हमने बार बार चर्चा की है, में कोई कमी नहीं आई है। ऐसा फूट उसी परिदृश्य के अनुसार विकसित हो सकता है जैसा मानवता मंगल ग्रह पर देखती है। इस बीच यह स्पष्ट नहीं है कि इन प्रक्रियाओं में से कौन पहले एक महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंचेगा। पूर्वी साइबेरियाई प्लेट की शक्ति का क्षीण होना या मैरियाना ट्रेंच क्षेत्र में अस्थिरता। इन 2 परिदृश्यों में से कौन बेहतर है या कौन खराब है, यह काफी हद तक आप पर निर्भर करता है। मुझे यह भी कहना चाहिए कि इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर आने वाले वर्षों में ही सामने आएंगे। वर्तमान प्रक्रियाएं अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदाय का तत्काल ध्यान और निगरानी व जोखिम आकलन में समन्वित प्रयासों की मांग करती हैं। हालांकि जैसा कि आप जानते हैं, मानवता अब एक ऐसी स्थिति का सामना कर रही है जिसमें एक व्यक्ति द्वारा लिए गए निर्णयों के कारण पूर्वी साइबेरियाई प्लेटफॉर्म क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण भूवैज्ञानिक डेटा तक पहुंच को लगभग अवरुद्ध कर दिया गया है। पिछले 1.5 साल से हम इस क्षेत्र में भूमिगत प्रक्रियाओं की व्यापक निगरानी करने में असमर्थ रहे हैं। इसी समय साइबेरियाई मैग्मा प्लूम किसी भी क्षण फूट सकता है। यह अनुपलब्धता, जो एक व्यक्ति की कार्रवाई के कारण उत्पन्न हुई है, पहले से ही दुनिया भर में अरबों लोगों को प्रभावित कर रही है। दुर्भाग्यवश समय पर उपायों के बिना ये प्रभाव केवल तीव्र होंगे। समय हमारे खिलाफ काम कर रहा है और प्रत्येक दिन की देरी पूरे मानवता के लिए जोखिम बढ़ा रही है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि साइबेरियाई मैग्मा प्लूम का योजनाबद्ध नियंत्रित डिगैसिंग भूमिगत दबाव को कम करने और साइबेरिया और दुनिया भर में विनाशकारी घटनाओं को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण बन सकता है। लेकिन क्या कोई ऐसे प्रयास करेगा? स्पष्ट रूप से कहूं तो मुझे संदेह है। जिम्मेदार लोग भू राजनीति में बहुत अधिक व्यस्त हैं।
यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्रस्तुत जानकारी के प्रकाश में एक संभावना यह है कि अत्यंत अनुकूल परिस्थितियों में मानवता का भाग्य केवल एक वैश्विक हिमयुग की शुरुआत में समाप्त हो सकता है। साइबेरियाई प्लूम के फूट के पहले से चर्चा किए गए परिदृश्यों के आधार पर यह प्रक्रिया पारंपरिक जलवायु मॉडलों के सुझाव से काफी पहले शुरू हो सकती है। मैं पहले ही कह चुका हूं और बार बार कहता रहूंगा कि वर्तमान ऐतिहासिक क्षण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से प्राथमिकताओं के एक गहन पुनर्मूल्यांकन की मांग करता है। सैन्य संघर्ष और भू राजनीतिक टकराव अब प्रतिकूल प्रतीत होते हैं क्योंकि मानवता एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ी है। वैश्विक भूगतिकीय चुनौतियों का समाधान करने में किसी भी प्रकार की देरी अपरिवर्तनीय परिणामों को जन्म दे सकती है। कुछ व्यक्तियों की इच्छाओं के बावजूद अंततः सभी को इस सच्चाई का एहसास होगा। वास्तव में अधिकांश लोग पहले से ही इन संघर्षों को समाप्त होते देखना चाहते हैं और अपेक्षा करते हैं कि नेता जलवायु और पर्यावरणीय मुद्दों को हल करने के लिए गंभीर ध्यान दें। हमारे दृष्टिकोण के अनुसार तुलनात्मक रूप से स्थिर जीवन का समय लगभग 4 से 5 वर्षों तक फैला हुआ है। यहां तक कि इस परिदृश्य को आशावादी माना जाना चाहिए और इसे पूर्ण निश्चितता के साथ गारंटी देना असंभव है। हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि दुनिया एक बुनियादी परिवर्तन के दौर में प्रवेश कर चुकी है। भूगतिकीय परिवर्तनों की तीव्रता तेजी से बढ़ रही है। अनुभव और अभ्यास ये दर्शाते हैं कि गंभीर प्राकृतिक आपदाओं का सामना करते समय लोग आमतौर पर खुद पर और अपने निकटवर्ती लोगों पर निर्भर रहते हैं। जनता को प्राकृतिक आपदाओं के दौरान कैसे व्यवहार करना चाहिए, इसके लिए सटीक रणनीतियों के साथ सशक्त बनाना एक अत्यंत महत्वपूर्ण आधार बन जाता है। भले ही हम इससे अधिक न कर सकें, कम से कम यह उपाय कई जीवन बचा सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम तैयार रहें और बुनियादी जीवन रक्षा कौशल रखें। साथ ही इन तीव्र होती आपदाओं की चरम परिस्थितियों में कैसे कार्य करना है, इसका स्पष्ट ज्ञान हो। आने वाली घटनाएं अधिक संयम, सतर्कता और अनावश्यक जोखिमों से बचने की तत्परता की मांग करती हैं। बचाव सेवाओं की चेतावनियों पर ध्यान दें और यदि आवश्यकता हो तो खतरनाक क्षेत्रों से पहले ही निकल जाएं। यह आपके जीवन को बचा सकता है। याद रखें कि आपदाओं का सामना करने में आपकी जागरूकता और तैयारी न केवल आपको बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी सुरक्षित रख सकती है। अपना ख्याल रखें। आपका जीवन अनमोल है।